अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर ये कहा जाता है कि जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं ना, और वो हैं ही फेल होने के लिए, वो पास हो ही नहीं सकते, तो उनमें ये दो तीन निशानियां हैं। तो अगर किसी में वो निशानियां हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंफर्म फेल होगा। इसका मतलब है कि अगर उसने इन निशानियों को कैटर नहीं किया तो फिर हो जाएगा फेल। अब तो आवाम थोड़ी सी, पिछली क्लास में तो बहुत बुरा हाल था, यहाँ पर नहीं थी बिल्कुल भी। ये शायद चल ही नहीं रहा था, है अभी भी नहीं चल रहा। पहले भी चल रही है। हमारे वैसे टेम्परेचर 45-46 हुआ है, लेकिन हमने फिर भी कल जो बने रात को 9 बजे गए, मैं सारा ही काम करवा। ठीक, चलो हो सकता है, लेकिन पिछली क्लास में वाकई ही नहीं रश की वजह से भी हो गया होगा। भाई टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं। खैर, एसी तो तभी चाहिए होता है जब बाहर गर्मी हो। एसी तो जाहिर है तभी चाहिए होता है जब गर्मी हो बाहर। ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट के, नाकाम स्टूडेंट्स के, फेल, बेकार स्टूडेंट, जाहिल स्टूडेंट, उसकी निशानियां हैं दो तीन, और जिसके अंदर वो निशानियां पाई जा रही हैं, तो कंफर्म नहीं है कि वो फेल हो जाएगा, लेकिन अगर उन खराबियों को दूर नहीं किया फिर हो जाएगा। या इसी तरह से अगर किसी को गले का कैंसर है, और अब जानलेवा चीज़ होती है ये,
तो अगर कहा जाए कि इसकी निशानियां क्या क्या हैं, कैसे पता चलेगा? मिसाल ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसमें क्या निशानी है, मिसाल ले रहा हूँ कि जी खांसी बहुत आती है, तो अगर किसी को बहुत खांसी आ रही है तो उसका तो उसको है गले का कैंसर, लेकिन अगर इसको सीरियस ना लिया तो हो जाएगा। दोज़ख में ना जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, लोएस्ट मतलब जो सबसे वर्स्ट है, वो मुनाफिकीन के लिए है। और मुनाफिक वो होते थे, हैं भी, जो एलानिया तौर पे मुसलमान होते हैं लेकिन अंदर उनका यकीन जो है ना वो नहीं होता है, वो मुनाफिक होते हैं। तो किधर गया? हाँ, बुखारी 333। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसके खिलाफ करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो ख़यानत करे। अब ये जो सारी खराबियां हैं ना, अगर मैं और आप अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी देखें, झूठ पता नहीं कहाँ कहाँ कितने ज़्यादा है, और बल्कि झूठ बोलने को तो एक स्किल समझा जाता है। अभी जब आप आर्टिकल्स में जाएंगे ना तो आप एक टैलेंट सीखेंगे, उसको कहते हैं गोलियां कराना। तो झूठ है। फिर वादा करे तो उसके खिलाफ करना। बिजनेसेस के अंदर वादा करना मसला ही कोई नहीं है, पूरा होता नहीं है, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो ख़यानत करे। तो अगर कोई इन खराबियों में है और सीरियस नहीं लिया तो हो सकता है कि निफाक बहुत बढ़ जाए। कल मैंने किया था पास्ट इवेंट, बंद करना चलाना है। प्रोबेबल आउटफ्लो। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन यानी अभी जिम्मेदारी है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट के लिए शर्त यह है कि हम उस इवेंट के पास्ट यानी उस इवेंट के गुजर जाने की बात कर रहे हैं जो ऑब्लिगेटिंग इवेंट है, जिसकी वजह से खर्चा बनेगा। और अगर पास्ट इवेंट यानी ईयर एंड तक ऑब्लिगेटिंग इवेंट हो चुका और हम खर्चे को अवॉइड नहीं कर सकते तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट वाली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी? है कि प्रोबेबल है कि खर्चा होगा। अच्छा जी, अगर हमने गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हमें आप प्लांट लगाने दें तो 25 साल बाद हम यहां से चले जाएंगे और प्लांट उखाड़ के जाएंगे। गवर्नमेंट ने कहा जी ठीक है, ओके, हमने प्लांट लगा लिया। अब इस प्लांट लगा लेने पे हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन फॉर डिसमेंटलिंग का खर्चा बन गई कि नहीं? बन गई। कितने चांसेस हैं कि हमें वो खर्चा करना पड़ेगा? 100% चांसेस हैं। ठीक है, हमारे खिलाफ कस्टमर ने केस कर दिया, खराब चीजें बेची थी हमने, और केस ईयर एंड है लेकिन अभी पेंडिंग है और अभी तक जज का फैसला नहीं आया। बेची हमने खराब चीजें, फाइन देना पड़ सकता है लेकिन अभी केस पेंडिंग है, तो 100% चांस है कि हमें फाइन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फैसला नहीं हुआ, हो सकता है वो साबित ही ना कर पाए कि चीजें खराब हैं, तो 100% चांस नहीं है कि खर्चा होगा। और मिसाल, हमने कस्टमर्स को चीजें बेची, वारंटी दी, ईयर एंड तक अभी तक आया कोई नहीं है कस्टमर, लेकिन अगर आ गया तो खर्चा करना पड़ेगा, तो 100% चांस है कि खर्चा करना पड़ेगा। अभी आया नहीं है, पता नहीं आता है नहीं आता, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट तो हो गई बात, मिसालें भी दे दी, लेकिन प्रोविजन बनाए या ना बनाए एक और शर्त यह देखनी पड़ेगी कि खर्चा होने के चांस कितने हैं। अगर तो खर्चा होने के चांस 50% से ज्यादा हैं तो बना लें प्रोविजन। तो इस दूसरी कंडीशन में जो लिखा है ना प्रोबेबल आउटफ्लो, इसका मतलब है चांसेस 50% से ज्यादा। तो इसमें दो बातें बता देता हूं। एक बात ये कि प्रोबेबल आउटफ्लो मींस
probable outflow means that outflow is more likely to occur. Outflow is more likely to occur than not. Then नहीं, than THAN, not to occur. More likely to occur than not to occur. इसका मतलब है, ब्रैकेट में लिखने अपने अल्फाज में, कि खर्चा होगा इस बात के चांसेस 50% से ज्यादा हैं, 50% से ज्यादा चांसेस हैं। IAS 10 फेज कौन सा? जो ईयर एंड के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल करने से पहले पहले तक, और उस दौरान कुछ ऐसे वाकयात हो सकते हैं जैसे कोर्ट का डिसीजन आ जाए, कस्टमर वाकई क्लेम लेके आ जाए, कुछ ऐसे वाकयात हो सकते हैं जिससे हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ डेबिट क्रेडिट एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उन वाकयात को क्या कहेंगे? एडजस्टिंग इवेंट। और ऐसे वाकयात जिनके लिए एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, तो खर्चा होने के अच्छा, ये सारा टॉपिक IAS 37 प्रोविजन, हम कहां खड़े हैं अभी? ईयर एंड पे। ये टेंशन है ईयर एंड पे खड़े होके हम लोग देख रहे हैं। तो अगर तो हम ईयर एंड पे खड़े होके समझ रहे हैं कि खर्चा होगा इस बात के चांसेस 50% से ज्यादा हैं, तो ये कंडीशन पूरी हो गई, 50% से ज्यादा। अच्छा, अब 50% से ज्यादा चांसेस हैं, तो इसमें एक सवाल होना चाहिए था, आया नहीं अभी तक है। कैसे पता चलेगा? नहीं, ये सवाल नहीं, एक और होना चाहिए था। हाँ, ये सवाल कि अगर 50% हो तो क्या? 50% हो तो क्या भाई? और अगर 49.8% हो तो तो ये जो परसेंटेज है ना, 50% से ज्यादा चांसेस, ये सब्जेक्टिव चीज है। जैसे अगर आपने पेपर दिया, नहीं आप नहीं, आप तो पास कर लेंगे, ऐसी किसी स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, तो किसी स्टूडेंट ने पेपर दिया और उससे पूछा कि पेपर कैसा हुआ, अभी कितने चांसेस हैं कि पास हो जाओगे, तो वो कहेगा 68.46% है। नहीं, ऐसे नहीं कह सकेगा, क्योंकि कोई फार्मूला थोड़ी है, ये तो सब्जेक्टिव है। अगर वो ज्यादा यकीन है, आ गए जीटी वाले यार, हमें बुरे लोग नहीं हैं हैं? अगर तो स्टूडेंट को यकीन है कि पास हो जाएगा, तो वो कह रहा होगा जी 90% चांसेस हैं, 95% चांसेस हैं। और अगर वो कह रहा है कि 20% चांस है पास होगा, तो इसका मतलब है उसको यकीन नहीं है। तो ये 20 क्यों कह रहा है? 29.37% कह दे, तो ये सब्जेक्टिव चीज है। इसलिए ये जो चांसेस हैं ये 50 नहीं होंगे, या तो होने के चांसेस होंगे या नहीं होने के होंगे, तो 50 नहीं हो सकते। तो 50% से ज्यादा चांसेस का मतलब है कि ज्यादा चांस है कि खर्चा हो जाएगा, और 50% से कम चांसेस का मतलब है कि ज्यादा चांसेस है कि खर्चा नहीं होगा। तो प्रोबेबल आउटफ्लो का मतलब है कि खर्चा होने के चांसेस 50% से ज्यादा है। अच्छा, ये चांसेस कौन बताएगा? कोई बाबा जी बताएंगे, कोई तोता फॉल निकालेगा, टॉस करेंगे, खुद गैस करेंगे। अब ये खुद कौन है? खुद कौन है? कौन है जो, नहीं वो तो मिसाल थी ना, मिसाल चेंज हो गया, IAS 37 में आ गए। ये कौन अंदाजा लगाएगा कि 50% से ज्यादा चांसेस हैं कि जज का फैसला हमारे खिलाफ आएगा? जज का फैसला हमारे खिलाफ आएगा, जज का फैसला हमारे खिलाफ आएगा, ये तो लॉयर बताएगा। ये कौन बताएगा कि कितने % चांसेस हैं कि कस्टमर क्लेम लेके आएगा ही आएगा? कोई हमारा टेक्निकल स्टाफ ही होगा, अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा होगा। तो ये जो चांसेस है ना, ये रेलेवेंट एक्सपर्ट ही बताएगा। और आपको कौन बताएगा? एग्जामिनर बताएगा। अच्छा, एग्जामिनर ने
आसानी करनी हुई तो वो परसेंटेज का नंबर बोल देगा, यानी कह देगा जी 70% चांसेस हैं। वो आपसे अंग्रेजी में भी पूछ सकता है, यानी आपको सवाल में बता सकता है कि इट इज हाईली लाइकली, तो इसका मतलब प्रोबेबल है, या कह सकता है इट इज लेस लाइकली, तो प्रोबेबल नहीं है। या सवाल में लिखा हो सकता है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट एंटिटी विल हैव टू पे डैमेजेस, है विल हैव टू पे डैमेजेस, तो प्रोबेबल है। तो इस तरह अंग्रेजी से भी बताया जा सकता है, तो नंबर भी बोला जा सकता है और अंग्रेजी से भी पूछा जा सकता है, वो फिर प्रैक्टिस में पता चलेगा। तो प्रोबेबल आउटफ्लो का मतलब है कि खर्चा होने के चांसेस 50% से ज्यादा हैं। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट लिखें। अच्छा, ये जो एक और पॉइंट बता रहा हूं ना, ये अभी न्यूमेरिकल सवाल कराता हूं तो उसमें भी आएगा। अच्छा, आज की क्लास में है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है। अगर तो है एक केस, और उस एक केस यानी कस्टमर एक है, उसको खराब चीजें बेची हैं और वो कोर्ट में चला गया है और वो केस ईयर एंड में पेंडिंग है, तो एक ही केस है, तो लॉयर अगर ये ओपिनियन देगा कि जी 70% चांस है कि आपके खिलाफ फैसला होगा, तो वो उसी एक केस ही की बात कर रहा होगा, उसी के सर्कमस्टांसेस देख के सजेशन देगा। लेकिन अगर हमारी आदत ही यही कि गंदी चीजें बेचते हैं और हर चौथा कस्टमर उठ के हमारे खिलाफ केस कर देता है, और हमने हजारों चीजें बेची हुई हैं, हजारों केसेस हमारे खिलाफ हुए हैं, तो अब हम हर एक के ऊपर बैठ के नहीं सोचेंगे कि ये केस हमारे खिलाफ होगा कि नहीं होगा। और मिसाल देता हूं, अगर हाँ, अब जैसे संडे को क्लास, मंडे ट्यूसडे क्लास रखी है, अगर मैंने कोई इसमें सवाल कराने के लिए फोटोकॉपीज देनी होती और कॉलेज वाले बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हो खर्चों को, और वो ये देखना चाहें कि फोटोकॉपीज का खर्चा कितना होगा, अंदाजा बता दूंगा जी हाँ FAR 1 के सवालों की भी करानी पड़ेगी, कॉस्ट की भी करानी पड़ेगी, FAR 2 की भी करानी पड़ेगी, तो क्या इस अंदाजा लगाने के लिए मुझे ये सोचना चाहिए कि FAR 2 में से फलाने स्टूडेंट ने आना है कि नहीं आना, फलाने स्टूडेंट ने आना है कि नहीं आना, या ये अंदाजा लगा लूं कि FAR 2 में से 10 लोगों की उम्मीद है आने की, कॉस्ट में 40 लोगों की उम्मीद है आने की, ये 40 और 10 काफी है, ये एक एक इंडिविजुअल का नाम सोच के लिस्ट देख के अंदाजा लगाना पड़ेगा? 40 तादाद काफी है। क्यों? क्योंकि पूरी क्लास है, चाहे कामरान आए, चाहे अजमल आए, चाहे शकील आए, आएगा तो स्टूडेंट ही ना, देनी तो फोटोकॉपी पड़ेगी ना। तो अगर तो एक ही ऑब्लिगेशन का मसला पेंडिंग चल रहा है, तो एक्सपर्ट खर्चे के चांसेस अंदाजा लगाएगा उसी एक मसाइल को, उसी एक मसले के हालात देखते हुए। लेकिन अगर लिखें अंग्रेजी, in case of a number of similar obligations, ब्रैकेट में लिखें फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट वारंटीज, ब्रैकेट बंद, बस फॉर एग्जाम्पल, बस ब्रैकेट बंद। सेंटेंस दोबारा बता रहा हूं, इन केस ऑफ अ नंबर ऑफ सिमिलर ऑब्लिगेशंस, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट वारंटीज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो इज डिटरमिन्ड, यानी अगर एक ही तरह की बहुत सारी ऑब्लिगेशन है ना, तो फिर हर एक ऑब्लिगेशन को सोच के खर्चे का अंदाजा लगाना, ये टाइम जाया होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो इज डिटरमिन्ड बाय कंसिडरिंग the class of obligations as a whole,
यानी फिर एक्सपर्ट ना ये नहीं सोच रहा होगा कि मिस्टर ए कस्टमर क्लेम लाएगा कि नहीं लाएगा, मिस्टर बी कस्टमर क्लेम लाएगा कि नहीं लाएगा। एक्सपर्ट ये बताएगा कि 20 को लोगों के वापस आने के चांसेस हैं। तो अगर ऐसा कहता है कि जी 20 को लोग वापस आ सकते हैं क्लेम लेके, तो खर्चा होने के चांसेस 100% हो गए ना कि नहीं। अगर वो कहते जी 10 को लोग आ जाएंगे तो भी खर्चे के चांसेस तो 100% ही हैं। अब हम पूरी क्लास को सामने रख के बात कर रहे हैं। अगर एक बंदे के आने के भी चांसेस है ना, इसका मतलब है खर्चा होगा। तो खर्चा होगा कि नहीं होगा, इस बात के चांसेस अगर 50% से ज्यादा हैं, जो कि स्टूडेंट ने नहीं ज्यादा खुद लगाने जगह मार्केट से पता करना, स्टूडेंट को सवाल वाला ही बताएगा, लेकिन असल में बता रहा हूं कि वो एक्सपर्ट चांसेस बताएगा। तो एक्सपर्ट अगर सिर्फ एक ही बात हो रही है, एक केस, एक चीज बेची हुई है, एक कस्टमर को बेची हुई है, फिर तो वो उस कस्टमर ही को सोचेगा कि खराब चीजें निकलेंगी नहीं निकलेंगी, वापस आएगा नहीं आएगा, परसों मुलाकात हुई थी तो बुरे मुंह तो नहीं बना रहा था। वो खुद उस इंडिविजुअल केस के हिसाब से अंदाजा लगाएगा। लेकिन अगर बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों को बेची हुई हैं, तो फिर उस बिजनेस के लिए इतनी प्रोविजन बना लेना काफी है कि इन सारी सेल्स के लिए थोड़ी बहुत भी रिपेयर कॉस्ट होगी कि नहीं होगी। हाँ जी होगी, तो बस है प्रोबेबल आउटफ्लो। ये मतलब है इस बात का। बाकी खैर अभी सवाल में आते हैं तो बेहतरी हो जाएगी। ये खत्म, रिकग्निशन खत्म जी। हाँ अच्छा, वो 20 लोगों को चीजें बेच चुके, हम ईयर एंड पे खड़े हैं और अभी भी वारंटी पीरियड बाकी है। हाँ अब बोले, उसका अंदाजा है कि 1-2 लोग ही आएंगे, लेकिन आएंगे ना। बेस्ट अंदाजा है कि 1-2 तो आएंगे ही आएंगे, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 1-2 तो आएंगे ही आएंगे। इसका मतलब खर्चा होने के चांसेस 100%। रिकग्निशन की हेडिंग दी थी मैंने, खत्म। मेजरमेंट की हेडिंग। अच्छा, ये सारी बातें चल रही हैं उस बड़ी सी हेडिंग प्रोविजन के अंदर। रिकग्निशन किसकी रिकग्निशन? प्रोविजन की। मेजरमेंट किसकी मेजरमेंट? प्रोविजन की। तो रिकग्निशन में सीखा था कि प्रोविजन की एंट्री करनी है। अब अगली बात किस अमाउंट से करनी है? मेजरमेंट। अच्छा, नॉर्मली स्टैंडर्ड्स के अंदर मेजरमेंट इनिशियल पढ़ रहे होते हैं और सब्सिक्वेंट भी पढ़ रहे होते हैं। यहां पर मैं जो बताने लगा हूं ना, दोनों के लिए सेम रूल है। यानी जिस वक्त पहली दफा एंट्री करनी है तो किस अमाउंट से, यही रूल है जो यहां बताऊंगा। और अब ईयर एंड आ गया है, अगला ईयर एंड आ गया, उससे अगला ईयर एंड आ गया, फिर प्रोविजन किस अमाउंट पे रखनी है, तो भी यही रूल है। ये जो यहां रूल लिखने लगा हूं, प्रोविजन की अमाउंट पहले दिन एंट्री करते हुए क्या होगी, और अगर अगला साल भी खत्म हो गया और अभी तक सेटल नहीं हुई तो क्या अमाउंट होगी, दोनों के लिए सेम रूल है। मेजरमेंट मतलब अमाउंट प्रोविजन की। सिंगल ऑब्लिगेशन, क्लास ऑफ ऑब्लिगेशंस। रिकग्निशन खत्म हो गई। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट कर लिया डिस्कस, उसको एक्सप्लेन भी कर लिया। प्रोबेबल आउटफ्लो वो भी करा दिया। रिलायबल एस्टीमेट में समझाने वाला कुछ नहीं है, जो अंग्रेजी का मतलब लग रहा है वही है। रिकग्निशन वाली बातें खत्म। मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब है प्रोविजन की अमाउंट क्या रखनी है। पहले दिन एंट्री करनी है तो क्या अमाउंट रखनी है, उसके लिए भी यही गाइडेंस है। और अगला साल एंड हो गया, अभी तक प्रोविजन मौजूद है तो क्या अमाउंट होगी, तो भी यही गाइडेंस है। सिंगल ऑब्लिगेशन, मिसाल के तौर पे कोई कोर्ट केस है। क्लास ऑफ ऑब्लिगेशन, मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट की वारंटीज हैं। सिंगल मोस्ट प्रोबेबल आउटकम can be estimated.
multiple possible outcomes are determined. कोर्ट का डिसीजन अभी पेंडिंग है, तभी तो प्रोविजन की डिस्कशन हो रही है। एक्सपर्ट होगा लॉयर, वो अपना बेस्ट एस्टीमेट बता सकता है कि कितने डैमेजेस पड़ेंगे, ये शाख है। तो प्रोविजन कितने पे बननी चाहिए? जितना वो बेस्ट अंदाजा बता रहा है। लेकिन अगर लॉयर खुद कंफ्यूज्ड है, उसको लगता है जी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो क्या करेंगे? ये शाख है। और अगर सिंगल केस नहीं है, प्रोडक्ट वारंटीज हैं, तो क्या करेंगे? ये शाख है। तो अगर तो एक ऑब्लिगेशन है और एक्सपर्ट भी अपना एक बेस्ट टॉप मोस्ट फेवरेट एस्टीमेट बता सकता है, तो फिर प्रोविजन शैल बी, लगाएं इस शाख पे फल, प्रोविजन शैल बी मेजर्ड provision shall be measured at best estimate आपको कैसे पता चलेगा बेस्ट एस्टिमेट? सवाल में बताया होगा। प्रोविजन शैल बी मेजर्ड एट बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर, बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। माइक ऑन है ना? स्क्रीन भी ठीक है, ब्लर तो नहीं है? Provision shall be measured at best estimate of the expenditure required to settle the obligation. अच्छा, इस शाख पे ना मैंने आगे दो शाखें और बनानी है, लेकिन वो इतना रश मच जाता है, इसलिए मैं इस शाख से दो शाखें बनाने की बजाय 0.1 0.2 लिख देता हूं। ठीक है? पहले इस शाख पे फल लगा लेते हैं। प्रोविजन शैल बी measured at expected value of the expenditure required to settle the obligation। अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है समेशन px, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज को। सवाल करते हैं तो समझाता हूं। ये शाख पूरी, ये शाख पूरी। इस शाख से दो शाखें निकलनी थी, लेकिन मैं 1 और 2 बना देता हूं। इस शाख पे आगे चल रहा हूं, इधर बस ये इस दूसरी शाख को पूरा कर लूं ना, फिर सवाल ही सवाल करते हैं। ये शाख बस, वो शाख भी बस। इस शाख पे 2 पॉइंट लिखूंगा।
ये लिख लें तो फिर वो कैमरा इधर आना है। ओके, नोटेड। चलें, ये दूसरी शाख पे मैं पॉइंट्स लिखने लगा हूं। अच्छा, ये जो मैंने आपको ये दरख्त बनाए ना, ये आईएएस में इस तरह से ये शाखें नहीं बनी हुई हैं। मैंने आपको सवालों को देखते हुए और कॉन्सेप्ट को देखते हुए शाखें बना के दी हैं। इसमें 2 पॉइंट्स लिखता हूं और ये जो 2 पॉइंट्स बनाने लगा हूं ये भी आईएएस में नहीं है। ये रेवेन्यू एक चीज पढ़ाऊंगा, उसमें इस तरह के कंक्लूजन लिखे हैं, तो मैंने उससे डराइव करके ये चीज बनाई है। मिसालें समझाता हूं। अगर एक मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, चलें, नहीं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, अच्छा चलो पाकिस्तान और टीम ए और टीम बी का, तो एक्सपर्ट ये राय बताएगा कि ए के जीतने के चांसेस 70% है, बी के जीतने के चांसेस 30% है। तो इन दोनों में से कोई एक बात ही होगी, या टीम सी भी जीत सकती है, टीम डी भी जीत सकती है, टीम ई भी जीत सकती है? इन दो में से कोई एक बात ही होगी। तो अगर वो कह रहा है कि टीम ए के जीतने के चांसेस 70% हैं, तो या तो टीम ने जीतना है या हारना है, इन दो में से कोई एक बात ही हो सकती है। लेकिन अगर एक्सपर्ट से पूछा जा रहा है कि स्कोर कितना होगा पहली इनिंग में, तो वो ये कहेगा कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। वो कहेगा जी कि 250 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। तो क्या 250 या 300 में से कोई एक होगा? इसके अलावा हो सकते हैं ना। तो फिर वो कह देता 250 भी हो सकता है, 251 भी हो सकता है, 252 भी हो सकता है, 253 भी हो सकता है, 254 भी हो सकता है। नहीं, एस्टीमेट तो दे रहा है, तो फिर ये सारी फिगर्स बोल देता। टाइम लगेगा, जाया होगा। तो इन दोनों मिसालों में कि अगर लॉयर या टेक्निकल टीम या कोई भी रेलिवेंट एक्सपर्ट अपनी तरफ से एस्टीमेट बता रहा है और वो बस वैसे ही बताने में 2-3 फिगर्स बोल रहा है, उसके अलावा और भी हो सकते हैं, तो क्या करना है? एक पॉइंट ये बनाऊंगा, और अगर एक्सपर्ट जो 2 फिगर्स बता रहा है उनमें से कोई एक ही होगी, तो क्या करना? मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स। ठहरे, पहले मैं ये दोबारा बताता हूं। लॉयर कह रहा है कि आपके खिलाफ जो केस पेंडिंग है, मेरा एक्सपीरियंस है कि 1 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक की पेनल्टी पड़ा करती है, लेकिन मेरा बेस्ट एस्टीमेट है कि 3 मिलियन होगी। तो हम किस पे प्रोविजन बनाएंगे? 3 मिलियन, क्योंकि वो खुद ही हमें सिंगल वैल्यू बता रहा है। लेकिन अगर लॉयर कह रहा है जी बड़ा पेचीदा केस है और मेरे ख्याल में 3 मिलियन भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो अब ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बता रहा है।
अब जब मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बता रहा है तो इसमें आगे दो मजीद पॉइंट ये बनाने लगा हूं कि जो उसने मल्टीपल 2-3 फिगर्स बताई हैं क्या उन्हीं में से ही कोई एक होगा, या वैसे ही उसने 3 बताए हैं कोई चौथा भी हो सकता था, 5वां भी हो सकता था। ये दोनों में फर्क आया समझ? ये इस शाख से आगे मैं 2 पॉइंट बता रहा हूं। ओनली वन ऑफ द determined outcomes is possible to occur. Any other any outcome? हाँ हाँ, इसकी और मिसाल बताता हूं। इसकी एक कस्टमर को कुछ चीजें बेची हैं और उसको वारंटी दी है। अब एक्सपर्ट ये कह रहा है जी मेरा ख्याल है खराबी तो निकलनी की चीज में, लेकिन हो सकता है जो खराबी निकले उस पर 20,000 भी खर्च हो सकता है, 30,000 भी हो सकता है। तो बस या 20 होगा या 30 होगा, नहीं और भी हो सकते हैं। तो वो ये वाली की, इसमें और इसमें फर्क समझ आ रहा है कि नहीं? अगर ये वाला सिनेरियो है तो प्रोविजन मेजर होगी shall be measured at expected, यही अंग्रेजी, यही expected value of the expenditure। ये यही वाली अंग्रेजी लिख रहा हूं। required settle the obligation। सर अगर वो कह देता कि 20 से 30 के दरमियान खर्चा होगा तो पहला केस होगा। अगर सवाल में लिखा होता कि 20,000 से 30,000 तक खर्चा होगा, नहीं ये सवाल इनकम्प्लीट है। स्टूडेंट को कैसे पता वो क्या करे 20 से 30? तो सवाल वाला या तो इस 20 से 30 के रेंज के बाद ये भी जुमला बताएगा, लेकिन एक्सपर्ट का बेस्ट एस्टीमेट 27,000 है, तो फिर ये सिर्फ रेंज कह के नहीं छोड़ेगा सवाल, या तो रेंज बता के उनमें से कोई एक खुद सिलेक्ट करके देगा, या फिर अगर रेंज बताएगा तो फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज भी बताएगा। यानी फिर वो कहेगा कि 20,000 भी हो सकता है, इस बात के चांसेस 40% हैं, 30,000 भी हो सकता है, इस बात के चांसेस 60% हैं। तो हम करेंगे 20,000 इंटू 0.4 प्लस 30,000 इंटू 0.6। लेकिन अगर ये हालात हैं तो फिर प्रोविजन किस खर्चे की बननी चाहिए हैं? जिसके ज्यादा चांसेस हैं। हैं? देखें, आप कह लें कि सवाल का फर्क है। यहां पर एक्सपर्ट कह रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मेरा बहरहाल बेस्ट एस्टीमेट 2 मिलियन है। अब उसने स्ट्रेट 2 मिलियन कह दिया, लेकिन इसमें फर्क यह है कि एक्सपर्ट कह रहा है जी कि 3 मिलियन भी हो सकता है, इसके चांसेस 30% हैं, 7 मिलियन भी हो सकता है, इसके चांसेस 70% हैं। लेकिन है दोनों में से कोई एक ही, या 3 मिलियन होगा या 7 मिलियन होगा। तो हम 7 मिलियन लेंगे क्योंकि इसके चांसेस ज्यादा हैं। तो वो खर्चा जिसके चांसेस ज्यादा हैं हम उस पर प्रोविजन बनाएंगे।
अच्छा, अब एग्जाम नोट बताता हूं, ये लिख लें पहले, फिर एग्जाम नोट बताता हूं। इतना नोटेड? चलें, करें करें। हाँ, असल में ज्यादा कम आ गया यही पड़ गया तो बात की बात है ना। हाँ, तो वो भी आगे आएगा, अभी तो प्रोविजन बना रहे हैं। जल्दी भाई। इन दोनों से रिलेटेड एग्जाम नोट ये है कि सवाल में मोस्टली ये नहीं पता चल पा रहा होता कि ये है या ये है। सवाल में नहीं पता चल रहा होगा। दोबारा, क्या जो एक्सपर्ट एस्टीमेट बता रहा है, अच्छा इन दोनों की पहचान ये है कि खर्चों और उनकी प्रोबेबिलिटी बताई होगी, और इसकी पहचान ये है कि एक फाइनल वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दी होगी। तो इसमें जो स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइनल वैल्यू बता दी, तो उसका तो आंसर वही है कि जिस वैल्यू को एक्सपर्ट ने बेस्ट कहा है उस पे। ये है या ये है, इसकी पहचान सवाल में ये है कि मुख्तलिफ खर्चों की प्रोबेबिलिटीज बताई होंगी। अब सवाल में ना ये नॉर्मली नहीं पता चलता कि ये है या ये है, तो इसमें आई कैप को ज्यादा पसंद ये आया हुआ है। तो उसमें मेरी सजेशन ये है कि आप फॉलो ये कर लें, और साथ डिस्कशन ही का तो सवाल होता है। आप लिखें अल्टरनेटिवली, ये भी हो सकता है, प्रेफर इसको कर लें, लेकिन ये जब इसको आंसर निकालें तो फिर ये भी कह दिया करें कि अल्टरनेटिवली एक्सपेक्टेड वैल्यू भी हो सकती है। दोबारा है, नोट क्या लिखना है, यही लिखना है ना कि एग्जाम क्वेश्चन में 1 है या 2 है ये नहीं पहचाना जा रहा होता, तो आप आंसर में 1 को प्रेफर कर लेना, यानी 1 के मुताबिक आंसर कर लेना, और अल्टरनेटिवली कह के 2 का जिक्र भी कर देना। रात में जो बताया था कि उसमें डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज दी होंगी, वो सेकंड में कैसे होता है? ये दोनों में, यानी दूसरी शाख के बारे में बताया था।
इस शाख में प्रोबेबिलिटीज नहीं दी होंगी, बस कहा होगा कि रेंज ये है, लेकिन लॉयर का बेस्ट एस्टीमेट ये है, वो ये है। इस शाख की पहचान ये है कि खर्चों के साथ प्रोबेबिलिटीज दी होंगी। अब वो या तो ये सिनेरियो है या ये सिनेरियो है, इन दोनों की पहचान है कि खर्चों और प्रोबेबिलिटीज के साथ इंफॉर्मेशन दी होगी। अब उसका जवाब ये बता रहा हूं कि आप प्रेफर इसको कर लें, लेकिन अल्टरनेटिवली कह के ये भी बताएं कि अल्टरनेटिवली हम प्रोविजन एक्सपेक्टेड वैल्यू की भी बना सकते थे। चलें सवाल करते हैं। चल लिख ले यार, चलें सवाल लिखें जी। अच्छा, ये शुरू के एक दो सवाल तो आप मेरे सवाल लिखवाने से पहले ही जवाब दे देंगे, लेकिन चलो कोई नहीं। ड्यूरिंग नहीं लिखना तो ज़बानी बता देना, कोई बात नहीं। नहीं, मैं तो लिखवा ही रहा हूं, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, ज़बानी जवाब दे देना। During the year, a customer filed a suit for damages. Customer filed a suit for damages, claiming rupees 5 million. एक कस्टमर ने हमारे खिलाफ 5 मिलियन। अच्छा, ये डैमेजेस मतलब तोड़ फोड़ हो गई है? हाँ, ये डैमेजेस मतलब कोई तोड़ फोड़ नहीं है, ये कंपनसेशन बिलो पास है ना। हाँ, कोई कंपनसेशन है ये। एट ईयर एंड the case is pending. However, company's lawyer believes that adverse decision is highly likely. एडवर्स डिसीजन यानी हमारे खिलाफ फैसला इज हाईली लाइकली। यहां तक से क्या पता चल रहा है कि प्रोबेबल है। और पहली बात भी इसमें ही कवर हो गई है कि अगर कस्टमर नाराज होकर हमसे डैमेजेस मांग रहा है और हाईली लाइकली है कि हमारे खिलाफ फैसला होगा, तो यकीनन हमने कोई पुठी हरकत भी की होगी। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट भी है, तो रिकग्निशन तो होगी प्रोविजन फॉर डैमेजेस। लॉयर्स बेस्ट एस्टिमेट फॉर द अमाउंट ऑफ डैमेजेस इज 2 मिलियन। अब कस्टमर ने 5 मिलियन मांगा है, मांगता रहे, वो
500 मिलियन मांग ले, लेकिन हमारा लॉयर कह रहा है कि बेस्ट अंदाजा है कि 2 मिलियन का फाइन होगा। तो रिक्वायर्ड है कि हमें प्रोविजन फॉर डैमेजेस कितने से रिकॉर्ड करनी चाहिए? 2 मिलियन से। बस यही जवाब। चलो जवाब खाली लग रहा है तो एंट्री भी कर लेते हैं। डैमेजेस डेबिट, और अगर डैमेजेस का वर्ड बुरा लग रहा है तो P&L डेबिट, प्रोविजन फॉर डैमेजेस क्रेडिट। P&L डेबिट, प्रोविजन फॉर डैमेजेस क्रेडिट 2 मिलियन से। चलें और सवाल लिखें। सेम डाटा है पिछले सवाल वाला, बस सिर्फ लॉयर का एस्टीमेट एज फॉलोज है, बाकी सब कुछ वही है, बस सिर्फ लॉयर का एस्टीमेट अब एज फॉलोज है। प्रोबेबिलिटी बताऊंगा और खर्चे की अमाउंट बताऊंगा। पॉइंट 3 प्रोबेबिलिटी है। 0.3 प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है 30% चांसेस। 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि 2 मिलियन होगा। 0.45 प्रोबेबिलिटी है, 0.45 कि 3 मिलियन होगा, और 0.25 प्रोबेबिलिटी है 4 मिलियन। आपसे रिक्वायर्ड है, अच्छा सवाल वाला इससे नहीं बता रहा कि ये है कि ये, इतने डाटा से नहीं पता चल रहा कि ये है ये, लेकिन ये कैसे पता चल रहा है कि इन दोनों में से कोई है? प्रोबेबिलिटीज बताई हुई है, तो इससे पता चल रहा है कि ये है। अब सवाल वाला तो नहीं बता रहा कि इनमें से कौन सा है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए पूछ रहा हूं, ये हो तो क्या जवाब है और ये हो तो क्या जवाब है? ठीक है, सब कर लेना, सोच लें। है जो बाकी रह गई है 0.25। हाँ जी, पहला सिनेरियो तो क्या जवाब है? 3 मिलियन, क्योंकि सबसे ज्यादा चांसेस 3 मिलियन के हैं। और अगर दूसरा सिनेरियो हो तो 2.95। कैसे? 0.3 इंटू 2, 0.45 इंटू 3, 0.25 इंटू 4, और उनका सम 2.95। हाँ हाँ, मैंने कहा था वही सेम, वो भी लिख देता हूं यार। नहीं नहीं नहीं, मैं मसला सिर्फ समेशन px लिखने का नहीं है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कहा तो है मैंने। और लिखें सवाल। अब तीसरी शाख की प्रैक्टिस। ठीक है, 2.95। चले अगला सवाल। अब बिजनेस सेल्स गुड्स, अब बिजनेस सेल्स गुड्स
with 4 months वारंटी। यानी कस्टमर को चीजें बेची हैं तो साथ कहा है कि 4 महीने में कोई भी मसला हुआ तो ले आना, फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर कर देंगे। अच्छा, मैं कंप्लीट सवाल कराने से पहले इसको कंपोनेंट्स में करा रहा हूं, यानी अभी इस सवाल में मैं ये कर रहा हूं कि एट ईयर एंड टोटल सेल्स with valid total sale with valid warranty period is 50,000 units. देखिए, जिनके तो 4-4 महीने एक्सपायर हो गए हुए हैं वो तो खत्म हो गई वारंटी, लेकिन ईयर एंड अभी भी ऐसे यूनिट जिनके 4 महीने बाकी हैं तो उन पे हमारी जिम्मेदारी है, तो वो है 50,000 यूनिट्स। माइनर रिपेयर कॉस्ट is estimated at 200 रुपए पर यूनिट, ₹200 per unit, and major repair cost is estimated at 800 per unit, 800 रुपए पर यूनिट। Based on past experience, fifteen percent units are expected to return for minor repairs. 15% units are expected to return for minor repairs, and 4% units हाँ जी, 15% की उम्मीद है कि वो माइनर क्लेम के लिए वापस आएंगे, एंड 4% आर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न फॉर मेजर रिपेयर्स। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स बता दें ईयर एंड पे कितनी, ईयर एंड पे प्रोविजन फॉर रिपेयर्स कितनी बनानी चाहिए? अच्छा, मैंने कहा जरूर है समेशन पी एक्स, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको समेशन पी एक्स ही ढूंढना है। इस डेटा से देखें, जोड़ तोड़ करें, कोई अमाउंट तक पहुंचे। पता नहीं, देख लेते हैं। हाँ जी, सबका 3.1, जीटी वाले भी, गुलबर्ग वाले भी। 50,000 यूनिट्स हैं टोटल। इनमें से 15% की उम्मीद है कि उनमें छोटी छोटी खराबियां निकलेंगी। यानी कितने यूनिट्स में?
7500 यूनिट्स में उम्मीद है, क्योंकि पूरी क्लास है ना, तो हमें पूरी क्लास को सामने रख के कैलकुलेशन करनी है। 7500 यूनिट्स की उम्मीद है कि इनमें छोटी मोटी खराबियां होंगी, और 2000 यूनिट्स हैं जिनमें उम्मीद है कि मेजर मसले निकलेंगे। ठीक है, बस ये ऐसे ही है, सही है। और लिखें सवाल है? नहीं, सिर्फ यही चीज नहीं, कितने नंबर का सवाल होगा। हो सकता है सिर्फ इतनी सी चीज कोई एमसीक्यू हो 1-2 नंबर का, अदरवाइज तो बड़ा सवाल होगा जिसमें अगर 15 नंबर का सवाल आया उसमें 4-5 पॉइंट पूछे होंगे, जैसे IS38 के होते थे। छोटा सवाल हुआ तो शायद 1-2 पॉइंट पूछे होंगे। सर ऐसा नहीं कर सकते हम 50,000 में से 7500 निकाल दें, क्योंकि वो तो मेजर रिपेयर के लिए तो नहीं, देखें, इसी बात को ना मैं एक और तरीके से बताता हूं। इन 50,000 यूनिट्स में से 15% की उम्मीद है कि इनमें छोटे मोटे मसले निकलेंगे, 4% की उम्मीद है कि इनमें बड़े मसले निकलेंगे, और जो बाकी 81% हैं उनमें कोई मसला नहीं निकलेगा। तो ये 15 भी, 4 भी, 81 भी, ये इन्हीं के हैं। इनमें से इतने छोटे मोटे खराब होंगे, इसमें ज्यादा खराब होंगे, बाकी खराब ही नहीं होंगे। तो ये मतलब है 15% और 4% का। और लिखें सवाल। सेम सवाल है, सेम डाटा है, एक्सेप्ट ईयर एंड तक इन्हीं 50,000 यूनिट्स में से कुछ क्लेम आ गए हुए हैं और 2.5 लाख रुपए खर्च हो भी गया हुआ है। दोबारा उर्दू में लिख लें, कोई बात नहीं, सवाल दोबारा कर रहा हूं। ये जो 15% और 4% वाली बात थी ना, ये एक्सपर्ट का बेस्ट अंदाजा था पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे, कि जब भी चीजें बेचते हैं उनमें से 15% छोटी मोटी खराबियों में वापस आ जाती हैं और 4% बड़ी खराबियों में। ये उनका बेस्ट अंदाजा है टोटल वापसी का। अब मैंने सवाल चेंज ये किया है कि सारा डाटा एज इट इज है, बस चेंज ये बताया है कि ईयर एंड तक इन 50,000 यूनिट्स के हवाले से कुछ क्लेम आ भी गए हुए हैं और उन पे रिपेयर कॉस्ट हो भी चुकी हुई है 2.5 लाख रुपए की। अब सेम सवाल रिक्वायरमेंट है कि ईयर एंड पे प्रोविजन कितनी बनाए। ढाई लाख मतलब 250,000। सवाल ये है कि ईयर एंड पे क्या प्रोविजन फॉर रिपेयर्स बननी है तो कितनी। हाँ जी, कैसे, क्यों? क्योंकि देखें, प्रोविजन ना हम बनाने ही उस खर्चे की लगे हैं जो अभी नहीं हुआ है। एक्सपर्ट का बेस्ट अंदाजा था कि इन 50,000 में से 15% छोटे मोटे खराब होंगे, 4% बड़े बड़े खराब होंगे। इसका बेस्ट अंदाजा है पास्ट एक्सपीरियंस के मुताबिक। अब जितने एक्चुअली खराब हो गए उन पे खर्चा हो गया, बाकी भी और होने होंगे, उनकी बननी है प्रोविजन। तो इस 31 लाख तो बेस्ट टोटल अंदाजा था। अब जितने असल में खराब हो चुके उसकी दोबारा थोड़ी प्रोविजन बनेगी, इसलिए प्रोविजन बनेगी ये 1.5 लाख निकाल के 2.5 लाख।
प्रोविजन बनेगी 285। अच्छा, इसी की ना एक और प्रैक्टिस करते हैं, उससे और बेहतर हो जाएगा। और लिखें सवाल। A business sells goods with warranty as follows. A business sells goods with warranty as follows. अच्छा, अब as follows में बस ये एक सवाल और कर लें फिर छुट्टी। बस ये 25-30 मिनट का सवाल है। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, और वारंटी होती है 2 months और 3 months। यानी ए बेचता है 2 महीने की वारंटी पे और बी बेचता है 3 महीने की वारंटी। ये लिख लिया। टोटल सेल्स फॉर द ईयर 2022। टोटल सेल्स फॉर द ईयर 2022। प्रोडक्ट ए की 4.5 मिलियन और प्रोडक्ट बी की 6 मिलियन। जो टोटल सेल्स फॉर द ईयर है, ए बेचा है 4.5 मिलियन रुपए के और बी की सेल हुई है 6 मिलियन रुपए। सेल्स आर अज्यूम्ड टू अकर evenly throughout the year. Are assumed to occur evenly throughout the year. अकाउंटिंग ईयर है जनवरी से दिसंबर। एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट प्रोडक्ट ए की होती है 10% ऑफ सेल वैल्यू
और प्रोडक्ट बी की होती है 15% ऑफ सेल वैल्यू। है क्या हुआ? अभी सवाल तो आधा भी नहीं हुआ। Past experience shows that 5% of goods return for 5% of A return for repairs and 12% of B return for repairs। यानी पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है कि ए जो बेचा है उसमें से 5% क्लेम के लिए आते हैं और जो बी बेचा हुआ है 12% क्लेम के लिए आ जाते होते हैं। पहले ये ना परसेंटेजेस दोबारा सुन लें ध्यान से। अगर एक प्रोडक्ट 100 रुपए का बिकता है, मैंने प्राइस नहीं बताई, पिछले सवाल में तो मैंने ये बता दिया था ना, अब मैं पर यूनिट नहीं बता रहा, मैं बस इतना कह रहा हूं कि ए जितने का भी बिकता है, चलो 200 रुपए का, तो उसकी रिपेयर कॉस्ट कितनी होती है? 20 रुपए। ठीक है, जितने का बिकता है तो 20 रुपए उसकी 10%। इसी तरह प्रोडक्ट बी अगर 100 रुपए का बिकता है तो उसकी रिपेयर के ऊपर 15 रुपए खर्च होते हैं। तो मैंने पिछले सवाल में पर यूनिट खर्चा बता दिया था, अब मैंने वो परसेंटेज टर्म्स में कह दिया। तो ये जो 10% और 15% बोला है मैंने, ये खर्चे की अमाउंट कही है, और ये 5% और 12% क्या कहा है? ये जो चीजें वापस आनी है उनकी मैंने बात की। पिछले सवाल में मैंने वैरायटी रखी थी यूनिट्स के नंबर बता के और खर्चा पर यूनिट बता के, अब मैंने बस टोटल सेल वैल्यू बताई है। अच्छा जी, हाँ हाँ सवाल चल रहा है अभी तो बहुत सारा सवाल बाकी है। अकाउंटिंग ईयर क्या बताया मैंने? अच्छा, अब हम अगर दिसंबर पे खड़े हैं, लिखवाता हूं भी सवाल, वैसे पूछ रहा हूं, अगर हम 31 दिसंबर पे खड़े हैं तो प्रोडक्ट ए की अक्टूबर तक की सेल्स का तो वैसे पीरियड खत्म हो गया, पेंडिंग अगर रहता भी है तो किसका? नवंबर दिसंबर वाली, या सिर्फ दिसंबर वाली? नवंबर दिसंबर वाली, क्योंकि जो पहली नवंबर को चीजें बेची होंगी उनका भी एक दिन बाकी है, 1 जनवरी 23। जो 2 नवंबर को बेची होंगी उनका भी 2 दिन बाकी है, 2 जनवरी 23 को खत्म होना है। जो 3 नवंबर 22 को बेची होंगी उनके 3 दिन बाकी हैं, 3 जनवरी 23 को खत्म होंगे। तो नवंबर और दिसंबर में बेची हुई चीजों की वारंटी अब भी बाकी है। और बी अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बेची हुई चीजों की वारंटी अब भी बाकी है। टिल ईयर एंड actual repair cost till year end, actual repair cost have been incurred as follows. यानी ए में वो जो नवंबर दिसंबर को बेची हुई चीजें उनसे रिलेटेड इतना खर्चा हो चुका हुआ। अच्छा, पुरानों से भी हो चुका होगा, लेकिन मैं सिर्फ इनसे रिलेटेड डाटा बता रहा हूं जिनकी वारंटी भी बाकी है। और बी जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बेचा था उससे रिलेटेड चीजों के इतने क्लेम तो अब तक आ चुके हैं। ये ना इसी सवाल का एक थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है। यहां जो मैंने 2.5 लाख बताया था ना, ये मैंने वो चीजें बताई हैं।
रिक्वायर्ड है, अभी करना है अभी कर दें, कल करना है कल कर दें, मतलब संडे को। कल तो आफियर 1 की शाम है, कल रेगुलर तो होगी, वो तो कंसोलिडेशन की होगी ना। चलें कर लें, अभी कर लें। रिक्वायर्ड है प्रोविजन फॉर वारंटी रिपेयर्स रिक्वायर्ड एट ईयर एंड। ए की 1950, बी की 13। ये तो लास्ट टाइम वाली वैल्यू अभी की है। लास्ट टाइम कौन सी? ऐसे ही मजाक कर रहा है, ऐसे ही मजाक कर रहा था कोई। है पूछ रहे हो बता रहे हो? हाँ हाँ जी डन। ए मैंने बताई है टोटल पूरे साल की सेल, तो हमें तो सिर्फ 2 महीने की चाहिए, तो 4.5 मिलियन नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, क्योंकि नवंबर से पुरानी तो गई। अब जो नवंबर दिसंबर वाली सेल है, इसमें से हमारा बेस्ट अंदाजा है कि 5% तो वापस आ जाएंगे। अच्छा अब ये इसका जो आंसर निकलेगा वो यूनिट्स निकलेगा। यूनिट्स निकलता ना तो फिर मैंने खर्चा पर रुपए बताया होता। अब ये एक अमाउंट निकलेगी, इसलिए खर्चा भी मैंने इस तरह बताया। बी 6 मिलियन तो पूरे साल की हैं, हमें लेना है उसमें से इतना, इसमें से उम्मीद है 12% वापस आ जाएंगे। इसमें क्या था, ये 7500 यूनिट्स बन रहा था, इसलिए इनटू 200 रुपए था। ये 2000 यूनिट्स बन रहे थे, इसलिए इनटू 800 रुपए था। अब मैंने इसमें वैरायटी डाली है कि यूनिट्स की बजाय अमाउंट की टर्म्स में बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने बस परसेंटेज बोली। इधर ये है अंदाजा कितना खर्चा होगा, लेकिन जितना एक्चुअली हो चुका उसकी थोड़ी दोबारा प्रोविजन बनेगी। तो प्रोविजन बनेगी, ले जी जबरदस्त।
ठीक है जी, अगर आपने आना है तो संडे को मुलाकात होगी इंशाल्लाह इस टॉपिक पे। कल कंसोलिडेशन तो है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।